सभी के डिनर हो जाने के बाद सीता देवी नन्ही को अपने कमरे में बुलाती है। जब नन्ही कमरे में गई तो दादी माँ और मौजूद थी। कुछ खास बात है क्या मम्मी जी? हाँ कुछ खास है, बैठो, कहकर उन्होंने सोफे की तरफ इशारा किया। दादी माँ बोली, कल तुम पहली बार कार्तिक के साथ अदालत जाओगी, हनी और बनी की कस्टडी के लिए। तुम्हें और कार्तिक को एक खुशहाल दंपत्ति के तौर पर अपने आप को दिखाना है, ताकि अदालत को इस बात का एहसास हो जाए कि हमारा हनी और बनी हमारे साथ खुश रहेंगे। जी मैं जानती हूँ, सीता देवी बोली, मैं जानती हूँ, मैं उन दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये बताना हमारा फ़र्ज़ है कि कल अगर तुमसे कुछ पूछा जाए या तुम्हें गुस्सा भी आए तो तुम्हें शांत रहना है। कुछ ऐसा मत करना कि हमारे हनी बनी की कस्टडी में हमें तकलीफ़ हो, क्योंकि कार्तिक का गुस्सा तो तुम जानती हो, उससे तो हम बातें कर ही नहीं सकते, वह हमें ही चिल्लाने लगेगा। नन्ही उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उनसे बात करके वो समझ सकती थी इन दोनों की मुश्किल को बचपन से पाल पोस कर बात कर रही थी उसे, और अचानक रंभा ने आकर उनसे उनके पोते पोती को छीनने की कोशिश कर रही थी। उनसे बात कर कर जब नन्ही अपने कमरे में आई तो उसे कार्तिक नज़र आया। नन्ही यह सोचकर खुश हो गई कि कार्तिक अभी कमरे में नहीं है, तो जल्दी जल्दी जाकर सो जाएगी, ताकि उसके बाद में कार्तिक आए तो उसे सोया हुआ समझकर परेशान न करे। वह कार्तिक को बूढ़ा बोलकर बार बार चिढ़ा रही थी, तो नन्ही को पता था कि कार्तिक चिढ़ा हुआ है। नन्ही बिना चेंज अपने आप को ब्लैंकेट में पूरी तरह से छुप के बस सो चुकी थी। कार्तिक इस वक्त स्टडी रूम में अपना कुछ काम पूरा कर रहा था। जब अंदर आया तो नन्ही को बिस्तर पर सोते हुए देखा। अच्छा, इतनी जल्दी? ये उल्ली जो 12 बजे रात तक जागता था, आज 10:30 बजे सो गया। कार्तिक ने थोड़ा ज़ोर से बोला था ताकि नन्ही सुन सके, कुछ ना कुछ जवाब दे। लेकिन नन्ही क्योंकि जाग रही थी लेकिन दुबक कर सोई हुई थी, नन्ही कुछ बोले बगैर अपनी आंखों को और कस के बंद कर लेती है। कार्तिक अपने हाथ में मौजूद फाइल को सोफे पर रखकर नन्ही की ओर बढ़ा। उसने धीरे से ब्लैंकेट को हटाया। नन्ही के चेहरे पर बालों ने पर्दा कर रखा था। उसने अपनी उंगलियों से उसके बालों को कान के पीछे किया और गौर से नन्ही को देखने लगा। इस बात में कोई शक नहीं था कि नन्ही बहुत खूबसूरत थी। कार्तिक उसके छोटे से नाक पर अपनी उंगली से बार बार टैप करता है। बहुत सालों से कार्तिक एक मैच्योर लाइफ जी रहा था। नन्ही का बचपन उसके अंदर एक नई एनर्जी देता है। उसे कहीं न कहीं नन्ही का बचपना है नन्ही की ओर आकर्षित कर रहा था। नन्ही की फड़फड़ाती पलकों को देखकर कार्तिक समझ चुका था कि नन्ही जगी हुई है और सोने का नाटक कर रही है। उसे थोड़ा ज़ोर से नन्ही को सुनाने के लिए कहा, अरे ये तो सो गई, अच्छा ही है। कार्तिक अपनी उंगलियों को उसके होठों पर रखकर बोला, अब मैं इसे कितना भी किस करूँ इसे पता नहीं चले जाएगा। किस किस किस। नन्ही के कानों में मानो ये शब्द जैसे गूंजने लगे थे। ये 33 साल का बुड्ढा सच में एक बच्चे की तरह मुझे परेशान कर रहा है। नन्ही से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपने चेहरे को घुमाकर कार्तिक को देखा। कार्तिक नन्ही को हैरानी से देखते हुए बोला, अरे तुम तो जागी हो। नन्ही अपना पूरा जोर लगाकर ढकेलते हुए बोली, मैं तो आपको अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप तो लड़कियों का फ़ायदा उठाते हो। कार्तिक उसको पकड़कर अपने करीब लाते हुए बोला, लड़कियों का नहीं, बीवी का। मैं तो तुम्हें बस से दिखा रहा था कि मैं कितना यंग हूँ और मेरे अंदर कितनी एनर्जी है। मिस्टर कपूर, आप बड़े वाले बेशरम हो। नन्ही अपने हाथ को उन दोनों के बीच रखते हुए बोली। जहाँ कार्तिक इस वक्त नन्ही के चेहरे में खोया था, तो नन्ही भी कार्तिक को देखकर अपने कान्हा जी को कई बार शुक्रिया कह चुकी थी। उसे जैसा पति चाहिए था, कार्तिक बिल्कुल वैसा था। दूसरे शब्दों में कहे तो नन्ही तो पिघल चुकी थी, पर वह दिखाए क्यों, वह अभी तो नाराज़ है। उसने झट से कार्तिक को बिस्तर पर ढकेला और घुटनों के बल बिस्तर पर बैठते बोली, बुरा लगा ना आपको जब मैंने आपसे कहा कि आप बूढ़े हो? कार्तिक इस वक्त उठकर बेड रेस्ट से टिकते हुए कहता है, तो बुरा नहीं लगेगा? जो मेरी बीवी मुझे बूढ़ा बोलेगी तो 33 का हूँ, बूढ़ा नहीं हुआ। कार्तिक की आवाज़ से पता चल रहा था
कि वो सच में नाराज़ है, तो क्या मुझे बुरा नहीं लगता जब मेरा पति मुझे बोलता है कि मैं बच्ची हूँ और आप अपने आप को मुझे इतना बड़ा समझते हैं, तो आप बूढ़े हुए ना। कार्तिक नन्ही की बात को समझ रहा था। उसने सुलह करने की इरादे से कहा, ठीक है, अब तुम मुझे बूढ़ा नहीं कहोगी। अगर आप मुझे बच्ची कहेंगे तो मैं भी आपको बूढ़ा कहूँगी। ठीक है, मैं तुम्हें कभी बच्ची नहीं कहूँगी। तो हो गई हमारी दोस्ती, कहकर कार्तिक ने हाथ आगे किया। नन्ही अपनी आंखें छोटी करके उसके उस बूढ़े हुए हाथ को देखकर कहती है, ये किसने कहा आपसे कि मैंने आपको माफ़ कर दिया? आपको पता है इस वजह से आप मेरे भाई की एंगेजमेंट पे नहीं आए। आप अपने उन दोस्त से हमारे लिए डाइवोर्स पेपर तैयार करवाया, और तो और आपने मुझे एक चीटिंग करने वाली बीवी समझा। नहीं नन्ही, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। मैं अभी भी नाराज़ हूँ। नन्ही झट से ब्लैंकेट लेकर अपनी आंखें बंद करके सो गई। कार्तिक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारे भाई के एंगेजमेंट में तुमने क्या क्या किया? नन्ही को पता था कार्तिक उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, और मान तो ऑलरेडी गई थी, लेकिन थोड़ा भाव खाना भी तो बनता था। इसलिए बहुत करवट लेकर दूसरी तरफ घूमते हुए बोली, आज मेरा मूड नहीं है कुछ बताने का। गुड नाइट। कार्तिक को एटीट्यूड दिखाकर नन्ही सो चुकी थी, लेकिन पहली बार कार्तिक किसी का एटीट्यूड उठा रहा था। अगले दिन नन्ही को अपने ऑफिस के कुछ काम को भी निपटाना था, और दोपहर में उसे अदालत में पहुंचना था। सवेरे जल्दी उठकर उसने अपने ऑफिशियल कपड़ों में तैयार होने लगी। कार्तिक जिम से आया तो डार्क ब्राउन बिजनेस सूट पहने नन्ही को देखकर वह हैरानी से बोला, इन कपड़ों में कहाँ जा रही हो? मिस्टर कपूर, आज से अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर रही हूँ। नन्ही, तुम्हें एक बार मुझसे पहले बात करनी चाहिए थी। मैंने मम्मी जी से पूछा था, पति मैं भी हूँ तुम्हारा, मुझे कहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। कार्तिक हाथ के टॉवल को ज़मीन पर पटकते हुए बोला, लेकिन मैं इंटर्नशिप आज से नहीं कर रही हूँ, ये मेरी पढ़ाई का हिस्सा है। बात यहाँ पर यह है कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। कार्तिक फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। नन्ही का मुंह जैसे रोने को हो गया। हाँ ठीक है, उसे बताना चाहिए था, लेकिन वह नाराज़ थी कार्तिक से, इसलिए उसने नहीं बताया। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं बताया, उसने अपनी सास से तो बात कर ली थी इस बारे में। कार्तिक गुस्से से उसकी ओर देख रहा था। उसके लिए बर्दाश्त के बाहर था कि उसकी बीवी अपना ऑफिस ज्वाइन कर रही है, और उसने उससे इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा। कार्तिक के गुस्सा देखकर नन्ही उसके चेहरे की तरफ देखती है। कार्तिक के जबड़े गुस्से से कसे हुए थे, और आंखें उसे देखकर तो मानो जैसे नन्ही के होश उड़ गए। कार्तिक इतनी जल्दी इतना गुस्सा हो सकता है, ये उसे यकीन नहीं हुआ। कार्तिक ने देखा कि नन्ही के होठ के नीचे की तरफ झुकने लगे थे, और मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा नन्ही रोते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। कार्तिक अब गुस्से के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन से करते हुए बोला, अब आपने ये घरियाली आंसू बंद करो। मैं घरियाली आंसू नहीं रो रही, आप कितना डांटते हो मुझे। रोते हुए आवाज़ में नन्ही ने कहा, तो तुम काम भी तो ऐसे ही करती हो। कार्तिक दांत पीसते हुए बोला। नन्ही अपने हथेली से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है ना, पहले नहीं बताया, अब बता देना मिस्टर कपूर, कहकर वह 2 बार सुबककर अपने आंसू को और अपनी बहती हुई नाक को पोंछती है। फिर नन्ही कहना शुरू करती है, आप बहुत गंदे हो, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, आपने मुझे इतना रुला दिया। मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूँगी, अब आपके पास कभी नहीं आऊँगी, कहकर नन्ही उठी और कमरे से बाहर की तरफ जाने लगी कि तभी उसके हाथों पर किसी की पकड़ उसे महसूस हुई। नन्ही पलट कर देखती है, नन्ही के हाथों को कार्तिक ने पकड़ रखा था। नन्ही अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है, तो कार्तिक उसके हाथ को पकड़कर खींचकर सामने खड़ा कर देता है। अपने चेहरे को झुकाए नन्ही आंसू से भीगे चेहरे के साथ कार्तिक के सामने खड़ी थी। कार्तिक उसे खींचकर अपने सीने से लगाता है, आप उसके बालों को सहलाने लगता है। अचानक से कार्तिक से मिले हुए इस अपनेपन से नन्ही, जो अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी, वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वह साथ साथ कार्तिक को डांटते हुए बड़बड़ाई जा रही थी कि कार्तिक ने किस तरह से उसे डांटा। कार्तिक उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम तक लेकर गया, और फिर एक नैपकिन गीला करके उसके चेहरे को अच्छी तरह से पोंछकर साफ़ किया।
कुछ ही देर में ही उसके चेहरे को देखकर कार्तिक को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वह जिम करके अंदर आया था, तभी खिला हुआ फूल थी नन्ही, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें, उसके नाक, उसके गाल सब रो रो के लाल हो चुके थे। कार्तिक उसे लेकर बाहर आया, फिर उसने घड़ी को देखा और फिर नन्ही को देखते हुए बोला, तुम अभी आधे घंटे तक कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। क्यों? नन्ही ने पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे तक तुम कोई अच्छा सा कॉमेडी वाला कार्टून देखो, तब तक मैं नहा कर आ जाता हूँ, फिर हम दोनों साथ नाश्ता करने से बाहर जाएंगे। नन्ही बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तो मैं आपके मोबाइल में कार्टून देख लूँ? मरता क्या ना करता। कार्तिक उसको इस हाल में तो बाहर जाने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर कोई भी कह देता कि वो रोई है, और फिर कार्तिक को भले ही कोई नहीं डांटता, लेकिन दादाजी और उसके पापा तो ज़रूर दो बातें सुना देते। कार्तिक अपना मोबाइल देते हुए बोला था, देख लो अपने फेवरेट सीरीज़ मोटू पतलू और टॉम एंड जेरी। देखते हुए सोफे पे बैठ गई। कार्तिक ने नहाया, कार्तिक तैयार हुआ, तब तक नन्ही बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। कार्तिक उसके हाथ मोबाइल छीनते बोला, चलो चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप लगाओ और बाहर आ जाओ। कार्तिक जैसे बाहर की तरफ निकलने लगा, नन्ही चिल्लाते हुए बोली, आपने कहा था हम साथ में बाहर जाएंगे, अभी तो आप अकेले जा रहे हो, तुम आ जाओ तैयार होकर। मिस्टर कपूर, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था, आप मुझे क्यों नहीं बाहर जाने दे रहे थे, क्योंकि आप डर रहे थे कि लोगों को पता चल जाएगा कि आपने मुझे रुलाया है। फिर भी मैं चुपचाप बैठी हुई आपका इंतज़ार कर रही थी। जाते हुए कार्तिक के पैर रुक गए और वो पलट कर नन्ही की ओर देखता है। चुपचाप जब तक मैं तैयार नहीं होती यहाँ बैठे रहिए, वरना मैं फिर से रोने लगूंगी। नन्ही आंखें दिखाते हुए बोली। कार्तिक हैरानी से उसे देख रहा था। ये लड़की वाकई में बहुत ज़्यादा चालाक थी। कार्तिक उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था। कार्तिक कुछ देर के लिए कमरे में रुका और उसके साथ लेकर ही कमरे से बाहर आया। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण कार्तिक अपने ऑफिस के लिए चला गया, जबकि नन्ही ड्राइवर को लेकर ऑफिस की तरफ चली गई, जहां पर वह इस वक्त इंटर्नशिप कर रही थी। कार्तिक अदालत के बाहर आकर पिछले 10 मिनट से खड़ा था, लेकिन नन्ही अब तक नहीं आई थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। वह नहीं कभी किसी का इंतज़ार किया करता था, लेकिन आज उसकी ये बीवी उससे वह काम भी करवा रही थी जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। वकील साहब यानी कि नन्ही के मनीष भैया आकर कार्तिक से कहते हैं, भाभी आई नहीं है अब तक, अगले 4 मिनट में हमें अंदर जाना होगा। मैं पहले ही कह रहा था मत इन्वॉल्व करो इस लड़की को, पर तुम सुनते कहाँ हो मेरी बात। कार्तिक गुस्से से अपनी आंखें पर लगे हुए चश्मे को उतारकर मनीष की ओर देखते हुए बोला, यार बीवी है तुम्हारी, एक बच्ची की कस्टडी के लिए लड़ रहा है। खाना होगा ना कि बच्चों के माँ बाप दोनों का प्यार मिलेगा, तो फिर इंतज़ार कर बैठकर, मेरे सर पर नाच मत। कार्तिक गुस्से से चिल्लाते हुए बोला और उसे गॉगल्स को अपने शर्ट के पॉकेट में डालकर दोनों हाथों को अपने पेट के पॉकेट में डाला और रास्ते की ओर देखने लगा। एक स्कूटर तेज़ी से आकर कार्तिक से बस 10-15 कदम पहले रुक गया। कार्तिक स्कूटर को देख रहा था। लाल पीले अजीब से कपड़े को पहने हुए एक लड़की, जिसने ओढ़नी को अपने सर से लेकर चेहरे तक पूरा ढक के बांधा हुआ था, स्कूटर से उतरती है। एक बड़ा सा बैग उसने अपने एक कंधे से लेकर कमर तक तिरछी में लटकाता है। ना चाहते हुए भी कार्तिक की नज़र उसके उस बड़ढंगे से कपड़े और उस बैग पर चली गई। मनीष भी इस लड़की की तरफ देख रहा था। लड़की स्कूटर को स्टैंड पर लगाती है और अपने हाथों को पीछे कर अपने सर पर बंधे हुए उस दुपट्टे की गांठ को खोलने लगती है। उसने दुपट्टे को खींचकर और उसे अपने सर से हटा दिया। दुपट्टा हटाते ही वे लंबे घने बाल जो उसने दुपट्टे के नीचे दबा कर रखे थे, वे एक झटके के साथ उसके चेहरे के दोनों तरफ जाकर बिखर गए और उसके साथ ही हैरत में फैल गए। कार्तिक और मनीष की आंखें, ये नन्ही थी। मुस्कुराते हुए अपने दुपट्टे को बस बड़े से बैग में डालकर नन्ही कार्तिक के पास आई। उसकी उन कपड़ों को देखकर कार्तिक बोला, ये क्या हुलिया बनाया है तुमने, कहाँ थी? अपने उस कपड़े को देखते ही नन्ही मुस्कुराते हुए बोली, बस 2 मिनट।
आपकी कार कहाँ है? कार्तिक, क्योंकि अपनी कार से अटका हुआ था, उसने अंगूठे से उस तरफ इशारा किया। नन्ही झट से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। उसने ड्राइवर की तरफ इशारा किया तो ड्राइवर भी बाहर चला गया। चौवन काले शीशे होने के कारण बाहर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। महज 2 मिनट के अंदर नन्ही अंदर से बाहर निकली। सलवार और दुपट्टा तो उसके वही थे जो उसने पहले पहन रखा था, बस कमीज़ को बदलकर सलीकेदार पहनी थी। अपने बालों को ठीक करके अपने होठों पर हल्का सा लिपस्टिक लगाकर बालों को पिन करते हुए बाहर आई। 2 मिनट के अंदर उसके अंदर आए हुए उस बदलाव को देखकर कार्तिक और मनीष दोनों हैरान थे। वो मुस्कुराकर मनीष की ओर बढ़ते हुए बोली, एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ आपके लिए, कहकर उसने उस बैग को खोला जो अपने साथ लाई थी। एक फाइल को मनीष के हाथ में देती है। मनीष उस फाइल को पूरा पढ़ता। उससे पहले ही अनाउंसमेंट हो गई और सभी अदालत के अंदर जाने के लिए चल पड़े। चलते चलते ही तेजी से मनीष फाइल के पेपर को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई, लेकिन अभी उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो नन्ही से सवाल जवाब करता। अपने दिमाग में कैलकुलेशन बिठाते हुए वह अदालत में अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और कार्तिक और नन्ही को अपनी जगह पर आकर बैठ गए। रंभा पहले ही अंदर आकर बैठ चुकी थी। कार्तिक को देखते ही वो कुटिलता सा मुस्कुराई। कार्तिक उसकी मुस्कुराहट का मतलब अच्छी तरह से समझता था। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और सवाल जवाब के साथ रंभा का रोना धोना भी एक दुखियारी औरत जो अपने पति के गुस्से का शिकार हो, जिसे उसका पति बहुत टॉर्चर करता हो, यहाँ तक कि मार कर घर से निकाल दिया। एक ऐसी दुखियारी औरत का आमतौर पर अपने आप को अदालत में साबित कर रही थी कार्तिक कपूर, क्योंकि अपने गुस्से के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था। लोगों को रंभा की बातों पर यकीन था, लेकिन नंदिनी के जुटाए हुए उस सबूत जो पता नहीं वो कहाँ से लेकर आई थी, रंभा के पोल को खोलने के लिए काफ़ी थे। लगभग 40 मिनट तक चले इस बहस के बाद अदालत के फैसले को अगले सुनवाई के लिए सुरक्षित रख दिया गया। इस वक्त अदालत के बाहर मनीष, कार्तिक और नन्ही तीनों खड़े थे। मनीष ने नन्ही से बोला, तुम्हें कैसे पता चला इस मेडिकल रिपोर्ट के बारे में? मैंने तो बस अर्पित से कहा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे उनकी लाकर दे। मैं भाई के एंगेजमेंट के लिए गई थी। अर्पित को क्या है ना, जासूसी का बहुत शौक है, तो बस अपने शौक को भी उसने पूरा कर लिया और हमारा काम भी हो गया। कार्तिक मनीष की ओर देखकर बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि रंभा बच्चों की कस्टडी सिर्फ इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि मेडिकल अब इतनी फिट नहीं है वह फिर से माँ बन पाए। नन्ही कार्तिक की बात में हमें भरते हुए बोली, उन्होंने बैक टू बैक 4 बार अबॉर्शन कराया है, जिसकी वजह से उनके यूट्रस काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। कार्तिक के लिए ये सब हैरान करने वाली बात थी। नन्ही के लाए हुए पेपर्स में कुछ तस्वीरें भी थी जो कि रंभा के साथ किसी लड़के की थी। मनीष ने अपनी बहस में इस बात को साबित कर दिया कि अपने उस बॉयफ्रेंड से शादी करके सेटल होना चाहती है, और क्योंकि अब वो माँ नहीं बन सकती इसलिए अब उसे इतने सालों के बाद आया कि उसके अपने बच्चे हैं जिसे वे कार्तिक से ले सकती है। अपने घर जाने के लिए मनीष अपनी गाड़ी लेकर निकल गया, जबकि कार्तिक ड्राइवर के हाथ में नन्ही के स्कूटर की चाबी देकर उसे स्कूटर से आने को कहता है और खुद नन्ही को लेकर अपनी कार से घर आने लगता है। तुमने कमाल कर दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम इतना आगे का सोच सकती हो, कार्तिक ड्राइव करते हुए कहता है। वही तो प्रॉब्लम है ना मिस्टर कपूर, आप मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। कार्तिक मुस्कुराकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन नन्ही उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देती। कार्तिक मुस्कुराकर गाड़ी को साइड में पार्क करता है और नन्ही को देखते हुए कहता है, तुमने मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं तुम्हें डेट करूँगा। मिसेस नन्ही कार्तिक कपूर, मैं आपको डेट करना चाहता हूँ, रात को डेट पर चलोगी मेरे साथ? नन्ही अंदर मानो उसके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। के अंदर उसका दिल एक तरफ भांगड़ा कर रहा था, दूसरी तरफ कबड्डी खेल रहा था। ये वह अपने चेहरे पर आने जाने नहीं देती थी, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाने में इतनी भी सक्षम नहीं थी। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि इस बात से बहुत खुशी मिली है उसे कि कार्तिक ने उसे डेट पर आने के लिए पूछा है। नन्ही फिर भी ना में सिर हिलाती है तो कार्तिक उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, तुम्हारी आंखें कह रही है कि तुम आना चाहती हो, प्लीज़ चलो, कैंडल लाइट डिनर, लेट नाइट ड्राइव और भी तुम जो चाहो। नन्ही ना कहना चाहती थी, पर
और वह झट से हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। आज नन्ही कार्तिक के साथ डेट पर जा रही थी। अलमारी खोलकर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आज के खास दिन के लिए उसे क्या पहनना चाहिए, जो पहली बार कार्तिक के साथ ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार डेट पर जा रही थी। और ये डेट तो कार्तिक के साथ था, तो उसे पूरी ज़िंदगी के लिए स्पेशल बनाकर रखना चाहती थी। कार्तिक तैयार होकर आ चुका था। नन्ही को अपने कपड़ों के साथ इस तरह से युद्ध करता देख वह उसके आसपास आकर बोला, ये कुश्ती क्यों खेल रही हो तुम अपने कपड़ों के साथ? नन्ही अपना मुंह बनाते हुए बोली। कन्फ्यूज़न में पीछे पलटी। वह कुछ कहती उससे पहले ही उसका मुंह कार्तिक को हैरानी से देखकर खुला का खुला रह गया। उसने पहली बार कार्तिक को जीन्स और टी शर्ट में देखा था। कार्तिक यूँ तो हमेशा ही हैंडसम लगता है, पर इसमें कौन कहता कि वह नन्ही से इतना बड़ा होगा। नन्ही का मुंह इस तरह से खुला देखकर कार्तिक आगे आया और अपने एक हाथ उसके सर पर और दूसरा हाथ उसकी ठुड्डी पर रखकर उसके मुंह को बंद करते हुए बोला, ये लाड क्यों टपकने लगा तुम्हारा मुझे देखकर? नन्ही झट से ना में अपनी गर्दन को हिलाते हुए बोली, मैंने क्या हैंडसम लड़के नहीं देखे हैं जो आपको देखकर मेरा लाड टपकेगा? और ऐसा मैंने कब कहा कि आप हैंडसम हो? अभी तो तुमने कहा। सच में मैंने अभी ऐसा कहा क्या? नन्ही आप खुद से ही सवाल पूछ रही थी। ये छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कर रही थी यहाँ पर? मैं तैयार कर गया, पर तुम अभी भी अपने सतरंगी कपड़ों में घूम रही हो। नन्ही ने इस वक्त ग्रीन कलर की लोअर और पिंक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। नन्ही अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। इतना ज़्यादा क्यों सोचती हो इसके लिए? कुछ भी पहन लो। नहीं, मुझे कुछ स्पेशल चाहिए। मुझे ये दिन पूरी लाइफ याद रखनी है। कार्तिक मुस्कुराकर उसके बाजू को पकड़कर उसे अलमारी के पास से साइड में हटाता है और खुद उसके कपड़ों को देखने लगता है। कोने में एक हैंगर में साड़ी लटका हुआ एक पिंक कलर की नेट की साड़ी थी। कार्तिक उसको निकालते हुए बोला, ये बेस्ट है, मैंने ब्लैक पहना है, ये तो साड़ी। नन्ही अपने बालों को खुजलाते हुए बोली, हाँ मुझे भी पता है ये साड़ी है। नन्ही उस हैंगर को अपने हाथ में लेकर साड़ी को देखते हुए बोली, मुझे पहनना नहीं आता ना, मैं कुछ और पहन लूँगी। लेकिन ज़रूरत क्या है, मैं पहना दूँगा ना तुम्हें, कहकर कार्तिक ने उसके हाथ से हैंगर अपने हाथ में लिया। नन्ही फिर से कार्तिक के हाथ से हैंगर खींचती हुई बोली, नहीं नहीं, मैं खुद ट्राई करती हूँ, आप बाहर जाइए। कार्तिक उसके हाथ से हैंगर को खींचते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत लेट हो जाएगा, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। कहते हुए उसने अब तक हैंगर से साड़ी को अलग कर दिया था। नन्ही साड़ी को पकड़कर खींचते हुए बोली, मैं पहन लूँगी ना खुद से, यूट्यूब पर वीडियो देखकर मुझे आता है पहनना, वैसे भी सिखाना ही पड़ेगा। कार्तिक को मानो ऐसा लगा जैसे उसका प्लान फेल हो जाएगा। कार्तिक नन्ही को बाथरूम तक ले गया। ब्लाउज और पेटीकोट नन्ही के हाथ में देकर बाथरूम के दरवाजे को खोलकर दूसरे हाथ से के बाजू को पकड़कर नन्ही को अंदर करते हुए कहा, जल्दी से पहन कर आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। कहते हुए उसने झट से बाथरूम के दरवाजे को बंद किया। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होते ही अंदर नन्ही खुशी से मुस्कुरा रही थी, तो बाहर कार्तिक मानो जैसे उससे कितनी बड़ी खुशी मिल गई हो। लास्ट टाइम प्रीति ने उसकी इस खुशी को छीन लिया था, पर इस बार अपनी इस खुशी को किसी को भी छीनने नहीं देने वाला था। उसने जाकर सबसे पहले दरवाजे को बंद किया और अपने मन में कहा, इस प्रीति की बच्ची का कोई भरोसा नहीं, कब कमरे में घुस जाए। वे कहकर पलटा ही था कि दरवाज़ा पर नॉक हुआ। कार्तिक दरवाज़ा खोलता है तो सामने सच में प्रीति खड़ी थी। तू यहाँ क्या कर रही है? कार्तिक ने कहा, मैं तो 10 साल पहले ही इस घर की बहू बनकर इस घर में आई थी, तब से मैं इसी घर में रहती हूँ। प्रीति मुस्कुराते हुए जवाब देती है, इस वक्त मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही है? कार्तिक अपनी नज़र छोटी करके बोला, कुछ नहीं, नन्ही ने मुझे बताया था कि तुम लोग डेट पर जा रहे हो, तो मैं उसकी कुछ मदद के लिए आई गई। कार्तिक अपने मन में कहता है, कुछ कहते हैं औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, और ये नन्ही तो अभी बच्ची होकर भी अपने पेट में बात नहीं पचा पा रही। कार्तिक को अपने ख्यालों में खोया देख प्रीति अंदर की तरफ आते हुए बोली, अरे नन्ही कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। कार्तिक का सपना आज फिर से लगभग सपना ही रहने वाला था। वह इतने अच्छे मूड में था, ये सोचकर खुश हो रहा था कि आज उसे नन्ही को साड़ी पहनाने को मिलेगा। उसकी नज़र से आज भी नन्ही का वो पहली सुबह जब उसने उसे साड़ी पहनाया था उसे भूला नहीं था। वह जीना चाहता था
उसे फिर से एक बार, लेकिन ये इसकी भाभी कम दोस्त आ गई थी फिर से उसकी इस कहानी सपने को मिटाने के लिए। नन्ही के आने में शायद अभी 1-2 मिनट का वक्त था। कार्तिक ने झट से अपना फ़ोन उठाया और कॉल लगाई। प्रीति आराम से सोफे पर आकर बैठ चुकी थी। कार्तिक अपना फ़ोन लेकर गैलरी में खड़ा था। 2 रिंग जाते ही सामने से फ़ोन उठाया गया। हाँ बोल, क्या हुआ भैया? आप अपनी बीवी को कहो कि आपके कमरे में आए। क्या हुआ कार्तिक? वो वहीं आपको बता देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया, बस उसे कहिए कि आपके कमरे में आए। कार्तिक ने सत्यम को कॉल किया था। ठीक है, उसे फ़ोन दो, सत्यम ने कहा। कार्तिक गैलरी से अंदर आया और प्रीति के हाथ में फ़ोन देते हुए बोला, लो बात करो। प्रीति ने स्क्रीन पर देखा, भाई नाम शो हो रहा था। प्रीति मुंह बनाते हुए कार्तिक को देखकर बोली, एक ही घर में रहता है फिर भी फ़ोन करके बात करता है। तब तक सत्यम की आवाज़ प्रीति के कान में आई। प्रीति, मेरा लोअर नहीं मिल रहा ब्लैक वाला, ढूंढ के दो तो। मैं आती हूँ ना, बस 5 मिनट में। वो नन्ही। प्रीति के आगे की बात उसके मुंह में ही रह गई। प्रीति जल्दी कमरे में आओ, सत्यम ने फिर से कहा। प्रीति समझ गई कि कार्तिक ने ज़रूर शिकायत कर दी होगी। प्रीति फ़ोन कार्तिक को देते हुए बोली, अपने भाई से मेरी शिकायत करता है, मुझे सीधे सीधे कह नहीं सकता था। प्रीति कमरे से बाहर जाओ। कार्तिक गुस्से से हाथ जोड़ते हुए बोला। प्रीति कमरे से बाहर जाने के बजाय फिर से सोफे पर बैठकर पैर पर पैर चढ़ाते हुए बोली, अब तो मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से, भले मुझे सत्यम की डांट ही क्यों न सुनने पड़े। अब तक बाथरूम का दरवाजे की कुंडी खोलने की आवाज़ आ चुकी थी। कार्तिक ने प्रीति के बाजू को पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर दरवाजे के बाहर करके जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, नन्ही बाहर आकर खड़ी थी। कार्तिक दरवाज़ा बंद करते हुए जोर से अपनी सांस बाहर छोड़ता है और अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, बच गया। सामने नन्ही पेटीकोट और ब्लाउज पहनकर बाहर आ चुकी थी और उसने बाथरूम में से एक टॉवल लेकर दुपट्टे की तरह से अपने गले में लटका रखा था। कार्तिक ने मुस्कुराकर नन्ही की ओर देखा और बेड पर रखे हुए साड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, आ जाओ। अच्छा, मुझे आपसे पूछना था, आपको कैसे आता है साड़ी पहनाना? कुछ नहीं, बस माँ दादी सब साड़ी पहनते हैं, उन लोगों को बचपन से पहनते हुए देखा तो बस समझ में आने लगा कि कैसे लपेटा जाता है। इसे कहकर उसने जैसे ही साड़ी उठाया कि फिर से दरवाजे को किसी ने ठोका। कार्तिक अपनी आंखों को बंद करके कहता है, आई स्वेयर प्रीति, इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। इस बार मैं भैया को भी नहीं सुनूंगा। वह कहकर दरवाजे की तरफ ऐसे देखता है मानो जैसे उसका कितना बड़ा दुश्मन इस वक्त बाहर खड़ा हुआ है। कार्तिक के हाथ से साड़ी लेते हुए बोली, आप देख लो ना कौन है, मैं बाथरूम में जाती हूँ। कार्तिक ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। नन्ही साड़ी लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। कार्तिक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नन्ही जाते जाते अपने साथ मोबाइल लेकर गई थी। कार्तिक का दरवाज़ा खोला तो प्रीति और सनी, बनी और प्रीति के दोनों बच्चे, रिंकी के दोनों बच्चे भी इस वक्त दरवाजे पर खड़े थे। कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे प्रीति की चोटी पकड़कर उसे कितना पीटे। वो खुद तो आई और खुद को बचाने के लिए बच्चों को अपना ढाल बनाकर आई। उसे पता था ये सभी बच्चे के सोने का टाइम है और ज़रूर ये प्रीति की बच्ची उसके साथ में अपने बच्चों को भी उठाकर ज़बरदस्ती यहाँ ले आई है। प्रीति बोली, सत्यम जी को कुछ काम था, मैंने कर दिया, तो सोचा क्यों ना नन्ही को तैयार कर दूँ। ये बच्चे भी बोलने लगे कि उन्हें भी मम्मी और चाची को देखना है, तो इन्हें मैंने कहा चलो फिर। नन्ही कोई 8वां अजूबा है जिसे देखने के लिए लोग आएंगे, तो कितना पॉजिटिव हो रहा है उसे लेकर। कहाँ है नन्ही? नंदनी नंदनी कहते हुए प्रीति अब उनके 6 बच्चों को अपने हाथों से आगे की तरफ धकेलते हुए कमरे के अंदर घुस आती है और खुद भी कमरे के अंदर आ गई। कार्तिक अपने दांत पीसकर रह गया। बच्चों के सामने वे ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था, वरना आज तो सच में प्रीति की खैर नहीं थी। अरे अभी नहीं है नन्ही कमरे में, क्या हुआ? तुमने फिर से उसे डांटा तो नहीं? प्रीति ने जैसे ही ये कहा, सभी बच्चे कार्तिक की ओर घूर कर देखने लगे। कुछ दिन में ही नन्ही इन सब की फेवरेट बन चुकी थी और ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई नन्ही को डांटे। कार्तिक प्रीति की बातों पर पहले तो अपना मुंह बनाता है, लेकिन फिर बच्चों की नज़र अपने ऊपर महसूस करते ही कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? मैंने नहीं कहा कुछ, तुम्हारी चाची को कुछ? पक्का ना पापा? अपने मम्मा को नहीं डांटा ना? कहाँ है मेरी मम्मा? हनी मुँह बनाते हुए आगे आई और कमर पर हाथ रखकर कार्तिक के आगे खड़ी हो गई। कार्तिक उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गाल को चूमते हुए बोला,
कुछ नहीं किया है तुम्हारी मम्मी को। मेरा बच्चा हनी भी अपने पापा के किस को वापस उनको देखते हुए उनके बाल पर किस करते हुए कहती है, तो फिर कहाँ है मेरी मम्मा? बाथरूम में, बस आ रही होगी। प्रीति आराम से बच्चे को लेकर सोफे पर बैठ गई और बोली, तब तो मैं इंतज़ार कर लेती हूँ, वह आएगी तब मिलकर ही जाऊँगी। तुम अभी डिनर के टाइम पर उसके साथ थी ना? कार्तिक हनी की गोद से उतारते हुए प्रीति को देखकर बोला। हाँ, तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कितने दिनों के बाद आई हो, कि मतलब मिलकर ही जाऊंगी। तब तक बाथरूम की कड़ी फिर से खुलती है। सभी एक साथ उस तरफ पलट कर देखते हैं। नन्ही साड़ी को पहने हुए अपने मोबाइल को हाथ के थामे बाथरूम से बाहर निकली। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके ऊपर गुलाबी साड़ी सच में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने साड़ी परफेक्ट तो नहीं पहनी थी, पर उसकी खूबसूरती उसकी इस कमी को छुपा गई। सबको अपने कमरे में देखकर खुशी खुशी अंदर आते हुए बोली, क्या बात है, सब एक साथ? कार्तिक नन्ही को साड़ी में देखकर खुश तो हुआ, लेकिन फिर से एक बार उसके हाथ से ये सपना, ये मौका चला गया। उसने पलटकर प्रीति की तरफ देखा, जो इस वक्त नन्ही से बात कर रही थी। अपने ख्यालों में ही उसने प्रीति को 36 तोपों से उड़ा दिया था। उसके जबड़े गुस्से से कसने लगे थे। प्रीति कहीं ना कहीं ये बात जानती थी वो कार्तिक को इरिटेट कर रही है, लेकिन वो जानबूझकर कार्तिक को इरिटेट करने ही आई थी, तो भला देखती क्यों? कार्तिक को इग्नोर करते हुए प्रीति बच्चों के साथ कार्तिक के कमरे में बैठी रही। नन्ही आईने के सामने जाकर तैयार होती है। नन्ही को तैयार होता देख कार्तिक प्रीति से कहता है, अब बच्चों को सोने के लिए भेज दो, लेट हो गया है, और तुम भी जाकर सो जाओ। प्रीति अच्छे से जानती थी कि उसे इस कमरे से भेजने के ये सब कार्तिक की तरकीब है। नन्ही अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर पलटते हुए बोली, प्रीति दी, आप भी क्यों नहीं चलती हमारे साथ? कार्तिक का तो मानो वह हाल था कि उसका मन कर रहा था वे जाकर दीवार पर अपने सर को इतनी ज़ोर ज़ोर से मारे कि उसका कर दो हिस्से में फट जाए। कार्तिक उसे डेट पर लेकर जा रहा है। ये उनकी पहली रोमांटिक डेट है उन दोनों की। नन्ही प्रीति और बच्चों को वहाँ पर चलने के लिए बोल रही है। फिर ये डेट कहाँ रहेगा? ये तो फैमिली आउटिंग पर बाहर जाने के जैसा हो गया। कार्तिक गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। प्रीति पहले तो पलटकर कार्तिक को तब तक देखती है जब तक कि उसकी नज़रें से वह घर के बाहर की तरफ नहीं चला गया। फिर वह पलटी और नन्ही की तरफ देखा और दोनों ने ज़ोर से ठहाका मारकर हंस कर दोनों का बुरा हालत हो गया। जहाँ सोफे पर बैठे बैठे नन्ही अपने पेट को पकड़कर हंस रही थी, वहीं दरवाजे के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठकर प्रीति हंस कर बेहाल हो रही थी। जबकि दोनों के बच्चे अपनी माँ और चाची को इस तरह से हंसते हुए देखकर एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो जैसे पूछना चाह रहे हो कि क्या हुआ। अब इन बच्चों को कौन बताए कि सारी शैतानी नन्ही की थी। कार्तिक ने जैसे ही नन्ही के हाथ में साड़ी दी थी, नन्ही समझ गई थी कि कार्तिक अब जानबूझकर उसे परेशान करेगा, इसलिए मोबाइल लेकर ही बाथरूम गई थी और प्रीति को अपनी मदद के लिए बुलाया था। प्रीति वापस जब सत्यम के कमरे में गई तो सत्यम को फिर से सारी बात समझाकर वो नन्ही के लिए ही जा रही थी। वो बच्चों को लेकर आ गई थी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।